डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट के विषय में समझाऊंगी। जब दो समान परमाणुओं के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तब साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है और दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में स्थित होता है, जैसे H2 मॉलिक्यूल। इसमें एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और चूँकि दोनों हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों हाइड्रोजन एटम के ठीक बीच में स्थित होता है तथा प्राप्त अणु अध्रुवीय होता है। लेकिन जब दो असमान परमाणुओं के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अर्थात एक परमाणु दूसरे परमाणु से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तब साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की तरफ खिसक जाता है, जैसे HF अणु। अतः फ्लोरीन परमाणु पर कुछ ऋणावेश तथा हाइड्रोजन परमाणु पर कुछ धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका HF मॉलिक्यूल है। तो इसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से ज़्यादा दूर हो जाता है और फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा खिसक जाता है, अर्थात फ्लोरीन के ज़्यादा पास आ जाता है, जिससे यहाँ फ्लोरीन पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी तरह से HCl मॉलिक्यूल में होता है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अतः कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक गुण पार्शियल आयनिक करैक्टर उत्पन्न हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, हालांकि स्मॉल है, तो यहाँ पर पार्शियल आयनिक करैक्टर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड को, जिसमें कुछ आयनिक गुण होता है, पोलर बॉन्ड, ध्रुवीय बंध, ये जो बॉन्ड बना कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम ध्रुवीय या पोलर बॉन्ड कहते हैं। तथा अणु को ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु के विपरीत आवेश वाले सिरों को इलेक्ट्रिकल पोल्स, ये जो विपरीत आवेश वाले सिरे हैं इनको हम इलेक्ट्रिकल पोल्स, तथा ऐसे अणुओं को डाइपोल, ये जो अणु बना जिसमें दो पोल होंगे तो इसको डाइपोल या द्विध्रुव कहते हैं। सह संयोजक बंध की ध्रुवीयता या पोलैरिटी की मात्रा को, मतलब जो आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड बना इसमें जो पोलैरिटी है उसकी मात्रा को डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में व्यक्त करते हैं। द्विध्रुव अणु के धनात्मक तथा ऋणात्मक केंद्र, जो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, पर उत्पन्न विद्युत आवेश, जो धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र उन पर कितना विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ, E, उसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत आवेश E तथा उनके मध्य की दूरी D,
दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं कि डी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण म्यू कहलाता है। अर्थात म्यू बराबर किसके हो गया, ई इंटू डी के। तो म्यू है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर संख्या है, ये एक वेक्टर संख्या है तथा इसकी इकाई डिबाई डी है। जैसे आपकी लंबाई की इकाई क्या होती है, मीटर सेंटीमीटर, इसी तरह से म्यू की इकाई डिबाई जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है। द्विध्रुव आघूर्ण के उपयोग, द्विध्रुव आघूर्ण के क्या क्या उपयोग हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण से हम किन बातों के बारे में पता कर सकते हैं। पहला है द्विध्रुव आघूर्ण और आयनिक गुण। किसी भी अणु का आयनिक गुण हम द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा पता कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट एंड आयनिक कैरेक्टर, द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से हम कोवेलेंट बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर की गणना कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर है द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान डिवाइडेड बाई द्विध्रुव आघूर्ण का परिकल्पित मान इंटू 100। यानी कि इसको हम लिखेंगे म्यू ऑब्जर्व्ड, जो प्रायोगिक मान होता है वो ऑब्जर्व्ड हम देख रहे होते हैं, हम निकालते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे म्यू ऑब्जर्व। और नीचे है म्यू थ्योरेटिकल, जो हम थ्योरेटिकली गणना करते हैं वो इंटू 100। उदाहरण के लिए यदि HCl अणु पूरी तरह आयनिक होता तो इसका म्यू होता, कितना होता, म्यू थ्योरेटिकल हम इससे निकाल सकते हैं, बराबर होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ये जो H और Cl पर आवेश उत्पन्न हुआ वो है E, और उनके बीच की दूरी D होती है 1.27 इंटू 10⁻⁻8। यानी कि इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 6.11 इंटू 10⁻⁻18 ESU, और 10⁻⁻18 ESU बराबर होता है 1/k, इसलिए ये हो गया 6.11 D। तो ये हमारा म्यू थ्योरेटिकल है। लेकिन HCl अणु का जब हम एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रायोगिक प्रयोगों द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं तो प्रायोगिक द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 1.04 D के। अर्थात परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर है 1.04 अपॉन 6.11 इंटू 100 बराबर है 17, यानी कि HCl मॉलिक्यूल के अंदर अतः HCl अणु का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 17% है। तो इस तरह से हम द्विध्रुव आघूर्ण का मान के द्वारा हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। इसका दूसरा उपयोग है अणु की ज्यामिति। द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा हम ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। कैसे, कोई द्विपरमाणुक अणु, मतलब वो अणु जिसके अंदर दो परमाणु हों, जैसे HCl HF, हमेशा ध्रुवीय होता है यदि उसके परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध पोलर बॉन्ड है। मगर अगर मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा डायपोल होगा अगर उसके बीच के जो बॉन्ड बन रहा है वो पोलर बॉन्ड है। लेकिन कोई त्रिपरमाणुक अणु यानी कि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल या बहुपरमाणुक अणु यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 3 से भी ज़्यादा हों, 4 5 6 परमाणु हों, तो उस अणु में उसके परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध पोलर हो सकते हैं। मतलब उसके परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड बन रहे हैं वो तो पोलर बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन तब भी वे अणु नॉन पोलर या अध्रुवीय हो सकता है। मतलब बॉन्ड तो उसके बीच में जो बन रहे हैं, तो एटम्स के बीच में, 3 एटम्स के बीच में, 4 एटम्स के बीच में वो पोलर हो सकते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल है इनऑल वो
अध्रुवीय या नॉन पोलर हो सकता है। कोई बहुपरमाणु अणु पोलर होगा या नॉन पोलर, ये उस अणु के परमाणुओं की स्थिति, कि उस अणु में परमाणु की स्थिति कैसी होगी उस पर निर्भर करता है। अर्थात अणु के प्रत्येक बंध की लंबाई तथा बंधों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसको हम कुछ उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। पहला अणु है CO2 अणु। CO2 मॉलिक्यूल कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अतः साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन परमाणु की तरफ खिसक जाता है और दोनों C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, जो दो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड हैं वो पोलर होते हैं। जैसे एक बॉन्ड ये है आपका C डबल बॉन्ड O और दूसरा है C डबल बॉन्ड O। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कम, इसलिए कार्बन पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कि CO2 मॉलिक्यूल CO2 अणु का डायपोल मूवमेंट शून्य होता है। इस जो ये CO2 मॉलिक्यूल है इसका डायपोल मूवमेंट 0 है। ये तभी संभव है जब CO2 अणु का आकार रेखीय हो, लीनियर हो। एक CO बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट दूसरे CO बॉन्ड द्वारा कैंसिल अप्रभावी हो जाता है। मतलब डायपोल मूवमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो जब हम वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो इस तरह इसका ऐसे जोड़ेंगे और फिर दूसरा ऐसे हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है CS2 अणु। इसका डायपोल मूवमेंट भी शून्य होता है क्योंकि CS2 अणु भी रेखीय या लीनियर होता है। तीसरा है NH3 अणु। NH3 मॉलिक्यूल अमोनिया अणु का डायपोल मूवमेंट 1.46 D होता है। इसके उच्च ध्रुवीय गुण की पिरामिडीय संरचना के द्वारा व्याख्या की जा सकती है, जिसमें नाइट्रोजन एटम शीर्ष पर एपेक्स पर तथा 3 हाइड्रोजन एटम पिरामिड के 3 अन्य कॉर्नर पर स्थित होते हैं। ये संरचना आपने वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में पढ़ी है। उस वाले वीडियो में इस संरचना को अच्छे से समझाया गया है। तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसकी पिरामिडिकल शेप होती है। इसमें नाइट्रोजन एटम शीर्ष पर और हाइड्रोजन एटम कहाँ होते हैं, बेस में होते हैं। इस पिरामिड के 3 कॉर्नर पर होते हैं। अतः यदि AB3 प्रकार के अणु जैसे NH3, PH3, ASH3 आदि, ये आपके कैसे हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें 1 नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम हैं। तो इस तरह के अणु का डायपोल मूवमेंट शून्य नहीं है, तो उनकी संरचना पिरामिडीय रूप की होगी। और यदि AB3 प्रकार के अणु जैसे BF3, BCl3 आदि का डायपोल मूवमेंट शून्य है, तो इनकी ज्यामितीय संरचना समतलीय त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर प्लेनर होगी तथा बंध में 120 डिग्री जो बंध कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो ये BCl3 का, ये आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है, जिनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर उसके अंदर 4 एटम है, तो अगर उसका डायपोल मूवमेंट 0 है तो उसकी संरचना ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, और अगर उसका कुछ डायपोल मूवमेंट है तो वो पिरामिडिकल शेप का होगा। नेक्स्ट है आपका H2O अणु। ये इसके दोनों OH बंध पोलर हैं तथा
अणु भी पोलर है जिसका डाइपोल मोमेंट 1.84 d है, अतः H2O अणु लीनियर नहीं है। अगर ये लीनियर होता है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन चूंकि इसका एक डाइपोल मोमेंट है 1.84 d, इसलिए ये लीनियर नहीं है तथा अणु का आकार कोणीय है। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये OH बॉन्ड, दोनों OH बॉन्ड के बीच में 104.5 डिग्री का एंगल होता है। अतः Ab2 यानी ट्राई एटॉमिक अणु जैसे H2O, H2S, SO2 आदि जिनका निश्चित डाइपोल मोमेंट होता है, उनकी ज्यामितीय कोणीय होती है। नेक्स्ट है आपका CH4 अणु। CH4 अणु मीथेन अणु का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि CH4 अणु सममित चतुष्फलीय सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल आकार का होता है। यदि CH बंध ध्रुवीय पोलर होता है, लेकिन चूंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अतः चारों CH बंधों का टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मीथेन में ये कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम है जो चतुष्फलीय आकार में है, तो इनका इस तरह से वेक्टर के द्वारा, वेक्टर जो ये एरो है इसके द्वारा हम इसका डाइपोल मोमेंट दिखाएं तो ये μ0 होगा। कैसे हो जाएगा कि इसको अगर हम जोड़ते हैं तो पहला ऐसे, फिर ऐसे, तीसरा ऐसे और चौथा ये 0 हो गया, तो रिजल्टेंट 0 हो गया। इसी तरह से CCl4 का भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि इसमें भी सब एक ही तरह के बॉन्ड हैं। लेकिन जो आपका CHCl3 है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, क्योंकि इसमें 3 CCl बॉन्ड है और एक CH बॉन्ड है, जिसकी वेक्टर जो डाइपोल मोमेंट है वो इन तीनों से अलग होगा। तो CCl4 अणु का डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है, लेकिन CHCl3 अणु का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, क्योंकि इसके सभी बंध समान नहीं होते हैं और CCl तथा CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम इसका पता लगा सकते हैं सिस तथा ट्रांस समायल, यानी कि सिस तथा ट्रांस आइसोमर्स, इनमें किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, सिस का या ट्रांस का? तो वो कैसे? किसी यौगिक के सिस तथा ट्रांस समावयव यानी आइसोमर्स की पहचान डाइपोल मोमेंट के आधार पर की जा सकती है। सिस समावयव का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, जबकि ट्रांस समावयव का डाइपोल मोमेंट कम होता है। कैसे? इसको हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा समझें कि यहाँ पर ये सिस डाइक्लोरोएथेन है, μ = 1.5 d, ठीक है। और ये आपका ट्रांस आइसोमर है, CCl-CH ट्रांस डाइक्लोरोएथेन μ = 0 d, क्योंकि इसमें ये और ये अलग अलग हैं, तो ये इसके द्वारा कैंसिल हो गया, ये जुड़ और ये इधर हो गया, तो यहाँ पर इसका इससे कैंसिल हो गया, इसका इससे कैंसिल हो गया, तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होगा और सिस आइसोमर का एक निश्चित डाइपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट है आर्थो, मेटा तथा पेरा समावयव या ऑर्थो, मेटा एंड पेरा आइसोमर्स। पेरा समावयव का डाइपोल मोमेंट 0 होता है,
मेटा का उससे ज़्यादा तथा आर्थो का सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर डायपोल मोमेंट देखें तो आर्थो का सबसे ज़्यादा, मेटा का उससे कम और पैरा का 0 होता है। ये आपका देखिए कि बेंजीन है, बेंजीन का म्यू 0 है। ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका म्यू 2.25D है। ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, जिसका म्यू इक्वल टू 1.8D है, और जो पैरा है इसका 0 है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का आइसोमर्स वो ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है, उसका पता लगा सकते हैं। तो ये आपका डायपोल मोमेंट क्या होता है और उसके क्या क्या उपयोग हैं, ये आपको मैंने समझाया। इसको अच्छे से याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों।